सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। आम इंतखाबात से 2 हफ्ते की दूरी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। तमाम सियासी जमातें इस वक्त मैदान अमल में हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ भी हो रही हैं, अपने अपने मंशूर भी आवाम को बताए जा रहे हैं और भरपूर तरीके से इलेक्शन की तैयारी की जा रही है। लेकिन इसी माहौल में एक बड़ी डेवलपमेंट भी सामने आई है और वजारत खारजा की जानिब से एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी साहब आए सामने और उन्होंने वो तमाम सबूत और शवाहिद पेश किए जो कि भारत की पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयों को बिल्कुल साबित कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल आया हो चुकी है बात कि किस तरह से जो भारतीय शहरी थे उन लोगों ने एक पूरे गठजोड़ के तहत पाकिस्तान के उन लोगों को निशाना बनाया जो कि कश्मीर के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे थे, जो कि कश्मीर में होने वाले मजालिम पर, भारतीय बर्बरियत पर आवाज़ उठा रहे थे और दुनिया की तवज्जो उस जानिब मबजूल करवा रहे थे। ऐसे 2 शहरी थे जिनके नाम मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ़ थे, जिनको सितंबर और अक्टूबर में डस्का और रावला कोर्ट में कत्ल किया गया और जिस नेटवर्क के जरिए कत्ल किया गया, आज इस नेटवर्क को सबूतों के साथ बेनकाब कर दिया गया इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें भारतीय एजेंट योगेश कुमार, जिन्होंने नाम मोहम्मद उमैर रखा हुआ था, सारे कत्ल का मंसूबा इस शख्स ने तरतीब दिया। साइरस काजी साहब ने बड़ा वाज़ेह बता दिया कि भारतीय एजेंट ने शाहिद लतीफ़ के कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया है। उमैर ने 5 टारगेट किलर्स की एक टीम तैयार की थी जिसने इस पूरे मंसूबे को अमली जामा पहनाया और अब ज़रूरत किस बात की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरअसल जो मुतालबा किया गया है वो ये किया गया कि अब आलमी सतह पर भारत का मुहासबा होना चाहिए। कब तक आलमी ताकतें भारत के इस रवैये पर, इस मुदाखलत पर खामोश रहेंगी। हमने मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह के वाक़यात देखे हैं, कई और ममालिक से भी भारत के इस मुदाखलत की और इस तरह की कार्रवाइयों की जो खबरें सामने आई हैं उस पर कब जो बड़ी ताकतें हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा है, वो भारत के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेगी। इसी सिलसिले में और फिर आगे चलकर थोड़ा सा मुल्क में एक इलेक्शन का माहौल बना हुआ है, क्या ये इलेक्शन माजी के इलेक्शन से मुख्तलिफ होने जा रहे हैं या नहीं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो बड़ी अहम डेवलपमेंट आज हुई है और आज तो जो पाकिस्तान ने बात की है, हमेशा ही हम सबूत शवाहिद के साथ बात करते हैं, फैक्चुअल बात करते हैं। साइरस काजी साहब ने तो ये इन 2 जो कत्ल हुए हैं इसके तमाम शवाहिद पेश कर दिए, नाम भी बता दिए, कौन लोग इसमें मुलव्विस थे, कहाँ से उनका कनेक्शन था, किस तरह से उन्हें इमदाद आ रही थी और कैसे वाक़यात हुए। अब हम क्या एक्सपेक्ट करें आलमी दुनिया से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा फॉरेन ऑफिस को, फॉरेन सेक्रेटरी को और उनकी पूरी टीम को और अपने मुल्की इदारों को, जिन्होंने ये जो पूरा एक साजिश हुई है और एक दहशतगर्दी हुई है इंडिया की तरफ से, उसको इतना कॉम्प्रिहेंसिव और इतनी सटल तरीके पे उसके ऊपर बात की है और उसको एक्सपोज किया है। मैंने इससे पहले कनाडा और दूसरे मुल्कों में जो इस किस्म के भारतीय इक़दाम थे उनके बारे में उन मुल्कों ने भी स्टैंड लिया है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा अपने फॉरेन ऑफिस को और पूरी टीम को कि उन्होंने बहुत ही मजबूत और बहुत कम अल्फाज में बहुत ही क्लियर तस्वीर बना दी है इस दहशतगर्दी में भारतीय मुलव्वस होने की, भारत के और उसकी इन्वॉल्वमेंट की। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैं ये बात यकीनन आपके तवज्जुह से कहना चाहूँगा कि माजी में कनाडा में होने वाले भारतीय वाक़यात और दूसरे वाक़यात के अंदर हमारी मुल्की लीडरशिप को जिस कुव्वत के साथ भारतीय दहशतगर्दी और पाकिस्तान के मामलात में उसकी इन्वॉल्वमेंट को अवाम के सामने रखना चाहिए, उतनी यकसुई से नहीं रखा जाता और उतनी ताकत से और उतनी कुव्वत से उसको एक्सपोज नहीं किया जाता। और कौमी यकजहती का तकाजा यह है कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तानी अमूर में और पाकिस्तान में उसकी दहशतगर्दी में इन्वॉल्वमेंट जो है, इसको पूरी कुव्वत के साथ पूरी कौम जो है इसके ऊपर अपना रिएक्शन शो करे और पॉलिटिकल पार्टीज अपने मफाद से आगे बढ़ते हुए कौमी मफाद के अंदर जो है वो भारत की दहशतगर्दी और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत जो है उसके खिलाफ एक नेशनल कंसेंसस पैदा करें और कौमी यकजहती का मुजाहरा करें कि इस मामले में कोई दूसरी राय नहीं है हमारे अंदर और पूरी कौम और कौम की लीडरशिप जो है इस मामले में अपनी मुल्क के इदारों और मुल्क की रियासत के साथ खड़ी हुई। और तीसरी चीज तीसरी बात, जहां तक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस इशू को
उठाने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान से मुतल्लिक जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं, वो आजकल पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं सोशल मीडिया के जरिए, बाकी जरिए से। मैं समझता हूँ कि हमारे सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जो कि पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर बहुत ताकत के साथ अपनी राय रखते हैं, उन्हें इस इश्यू के ऊपर भी पूरी कुव्वत के साथ पाकिस्तान के सेंटिमेंट को एक्सप्रेस करना चाहिए, और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी ये फिजा बनानी चाहिए कि हमें ये कबूल नहीं है। और ये वक्त है कि पूरे पाकिस्तानी जहां भी मौजूद हो, जिस हालत में भी हो, वो जिस पार्टी में भी हो, जिस सियासत से भी ताल्लुक रखते हो, वो अपनी सियासी इख्तिलाफात से आगे बढ़ते हुए कौमी यकजहती का मुजाहरा करते हुए भारत की इस देखें, ये दो शहरी नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान की जमीन के ऊपर जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक दरअंदाजी हुई है और दहशतगर्दी हुई है। हमने इसके खिलाफ मुकम्मल यकजहती के साथ, एक लाहे अमल के साथ आगे बढ़ते हुए इसको रिटेलिएट और रिएक्ट करना चाहिए, और पूरी दुनिया के इदारों को, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस को, और दुनिया में हर इलाके को जो है, हुकूमत को भी और तमाम जो अवाम है उनको भी, और दानिश्वरों को भी, और पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस पर अपना एक मजबूत मौक़िफ़ पेश करना। अब दुरानी साहब, चूंकि इस वक्त इलेक्शन का माहौल है यहाँ भी, और हमने भारत में भी ये देखा है कि जब इलेक्शन कैंपेन्स हुई, नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिए पर की, और उसमें उनको वोट पड़ा वहाँ पर, यानी वो पब्लिक में वो सेंटिमेंट लोगों के जहनों में वो खराफात भरने में वो कामयाब भी हो गए, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ एक सिर्फ प्रोपेगेंडा था, बेबुनियाद बातें थीं। हम यहाँ पर जब इलेक्शन कैंपेन्स देखते हैं अपने सियासतदानों की, तो उसमें हमें कश्मीर का मसला नज़रअंदाज होता नज़र आता है, उसमें हमें भारत के खिलाफ कहीं कोई एक ठोस बयानिया नज़र नहीं आता। यहाँ पर हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी वाली एक फ़ज़ा और माहौल देख रहे होते हैं। मैं अनफॉर्चुनेटली यार, मैं थोड़ा सा अपने सियासतदानों से मेरे बहुत गिले हैं। मैं ये मारूफी सियासत के जो मतलब सियासी अखाड़े हैं, इनके अंदर मफादात इतने ज्यादा आगे आ चुके हैं कि कौमी मफादात और मुल्की मफादात को हमेशा पसे पुष्ट डालकर हर कैंपेन को प्लान किया जाता है। यहाँ पे आप अभी तक होने वाली कैंपेन में कोई एक लफ्ज मुझे उठा के दिखा दे जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में होने वाली ज्यादतियों के बारे में किया जा रहा हो। तो मेरी तो इसके बारे में बिल्कुल ये राय है कि हमारे सियासतदानों को अपनी जाती मफादात से ऊपर उठते हुए, बल्कि यहाँ तो हम अपने कौमी इदारों को भी तनकीद कर देते हैं। वो कौमी इदारे जो रात दिन पाकिस्तान के हिफाजत और पाकिस्तान की तरफ, ये जो पूरा एक नेटवर्क एक्सपोज हुआ है, आपका क्या ख्याल है? ये बेचारे सेक्रेटरी ने अकेले कर लिया भाई? इसके अंदर हजारों लोग काम करते हैं और वो मुल्क के लिए रात दिन अपनी जानों पे खेल के आपकी हिफाजत और मुल्क की हिफाजत के लिए जो है वो एक रोल प्ले करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कौमी यकजहती के लिए हमें अपने को जो मुल्क की हिफाजत और मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं, उनके हक में फिजा बनानी चाहिए और अपनी सियासत को मुल्क की मफाद के ताबे लाना चाहिए, और उन मुल्कों को और उन एरियाज को जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको ये क्लियर मैसेज मिलना चाहिए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान की सियासत जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम। ठीक है। और दुरानी साहब, ज़ाहिर है आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक के बाद जो दूसरी जुमेरात अब आएगी, तो वो पोलिंग डे होगा, इलेक्शन डे होगा, 8 फरवरी का दिन बहुत करीब है। अभी जितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है और जितने ठोस शवाहिद हमारी वजारत ख़ारजा ने इस वक्त मंजर आम पर रखे हैं, कम अज़ कम जो अगले 15 दिन हैं उसमें हमारे सियासतदानों को अब इन नुकात पर भी कुछ बात करनी चाहिए। वो फ्री बिजली और वो तनख्वाहें डबल करने वाले जो मंशूर में शामिल नुकात हैं वो तो काबिल अमल है नहीं। कुछ हकीकत पसंदी से काम लेते हुए भी बात को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा मैं तो असल में मेरा इशू ये है कि मैं बहुत ही मतलब अपनी सियासत से दुखा हुआ इंसान हूँ। मैं अपनी सियासत की रविश से दुखा हुआ इंसान हूँ। मैं अपने सियासतदानों के मारूसी रवैयों से दुखा हुआ इंसान हूँ। ये अपने बच्चों को और अपने बच्चों के बच्चों को, अपने जाती मफादात को, अपने जाती प्रॉपर्टीज को, अपने जाती जितने भी इनके मफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये एक दूसरे के खिलाफ भी बोलते हैं और एक दूसरे के साथ भी बैठते हैं। ये मुल्क की मईशत को पसे पुश डालते हैं, ये अपनी जाती
को आगे रखते हैं। मैंने कल ही ये बात की है कि SIFC का जो इनिशिएटिव पिछले दिनों पाकिस्तान में लिया गया है, इस इनिशिएटिव की वजह से जो कुछ इंटरनली डेवलप हो रहा है, मैं जिस इलाके से आ रहा हूँ वहां पे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर जिस किस्म के इकदाम उठाए जा रहे हैं और जितनी मुल्क के अंदर इकोनॉमी की, ब्लैक इकोनॉमी को कम करने के लिए जो इकदाम इस प्लेटफॉर्म से उठाए गए हैं, आप मुझे बताएं किस सियासतदान ने उन्हें अप्रिशिएट किया? और कौन सियासतदान है जो आज सारी पूरी मुल्क की सियासत को बायक जबान ये ऐलान करना चाहिए कि हम जब भी जीत के आएंगे हम SIFC के इनिशिएटिव को लेके आगे चलेंगे। उन्हें ऐलान करना चाहिए कि हम भारत की पाकिस्तान के अंदर मदाखलत के इस इक़दाम के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद करके हम आईनी और कानूनी हदूद के अंदर रहते हुए पूरी दुनिया के अंदर भारतीय डिस्टॉर्शंस को एक्सपोज करेंगे। उन्हें ये ऐलान करना चाहिए कि हम आगे बढ़ के मुल्क में मफाहमत और यकजहती की फिजा को आगे बढ़ाएंगे। उन्हें ये ऐलान करना चाहिए कि हम मुल्क के इदारों और मुल्क की तरक्की के लिए और काम करने वाले जो इदारे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ में हम सब खड़े होंगे। हम में से जो भी आएगा वो मुल्क के लिए काम करेंगे। ये तो कहते हैं मैं अपने बच्चों के लिए काम करूंगा, मैं अपने मफाद के लिए काम करूंगा, मैं बाहर अपनी प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए काम करूंगा। तो अब ये चीजें जो हमें दुख देती हैं, मैं किसी तकसीम के लिए ये बात नहीं कर रहा, मैं इस्लाह के लिए ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई मफाद किसी से मुंसलिक नहीं है। मेरा मफाद सिर्फ मेरा मुल्क है, मेरा पाकिस्तान है और मेरे मुल्क की खुशहाली, और मैं दुख मेरा जो है। और दुरानी साहब, जब आप ये कहते हैं कि ये ऐलानात होने चाहिए, तो ऐलानात तो तब होंगे जब मंशूर सियासी जमातों के सामने आएंगे। अभी हम मुस्लिम लीग नून का मंशूर देख रहे हैं कि इंतजार ही कर रहे हैं, अभी तक वो मंशूर आ ही नहीं सका है। पीपल्स पार्टी का जो मंशूर आया है उसमें उन्होंने ऐसे ऐसे ख्वाब दिखा दिए जो कि काबिल अमल है ही नहीं। ख्वाब बेचकर अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं, फिर वो क्या दलील देंगे, फ्री बिजली नहीं मिल रही, क्यों तनख्वाहें डबल नहीं हो रही, वो दुनिया भर के कार्ड्स ला रहे हैं लेकिन वो अपनी यूथ को स्किल नहीं कर रहे। तो ये आपको लगता है इन दोनों बड़ी जमातों में से कोई भी अगर आप बरसर इख्तिदार आता है उसके पास कोई प्लान ऐसा है कि वो मईशत को मजबूत कर सके, मुल्क को ये जो इस वक्त एक चैलेंज का सामना है माशी तौर पर, इससे निकाल सके? देखिए, मैं दो बातें कहूंगा बड़ी क्रिटिकल थी। पहली बात तो यह है कि इन दोनों पार्टियों का, बल्कि अक्सर पार्टियों का मंशूर तो आ चुका है और वो दो लफ्ज़ी मंशूर है, मरूसियत और मरूसियत। बस हम इन पार्टियों का मंशूर यह है कि हमने अपने बच्चों के लिए जीना है और हमने अपने बच्चों की सियासत के लिए सियासत करनी है। इसमें अवाम और मुल्क दोनों चीजें खारिज है। अब दूसरी बात, अब जो बातें इस वक्त पीपल्स पार्टी अपने मंशूर में कर रही है, इसका मतलब यह है कि उस मंशूर को अगर आप एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो आपका IMF का जो प्लान है या IMF के साथ जो आपकी अटैचमेंट है वो खत्म हो जाएगी, जैसे पिछली हुकूमत ने खत्म कर दी थी। मतलब यह है कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी का अनाउंस मंशूर है उसको लेके आप IMF के प्रोग्राम के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते, और जो नून का प्रोग्राम आएगा वो नहीं आ रहा, इसीलिए नहीं आ रहा कि अगर वो भी आएगा उसकी भी यही कैफियत होगी। क्योंकि जब आपने अवाम को धोखा देना हो तो अवाम को धोखा देने के लिए आपको सिर्फ कॉपीराइटर चाहिए होते हैं। ये मंशूर नहीं है, ये लिखी हुई तकरीरें हैं, ये मुल्क के मंशूर नहीं है, ये एक फर्द को, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए एक गुफ्तगू है जो वो कर रहा है, और वो गुफ्तगू का मकसद जो है वो किसी रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मकसद नहीं है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सामने खड़े हुए लोगों को, जिनको आज तक कभी 76 साल में उन्होंने पूरी मुल्क की सतह पे बलदियाती इंतखाबात के जरिए एम्पावर नहीं किया, उन लोगों को ये बताना है कि तुम हमारे लिए कुछ नहीं हो, हम सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए आए और बेवकूफ बना के जो है हम चले जाएंगे, और हम फलां के बेटे हैं, फलां के पोते हैं, फलां के दोते हैं, और हमें इस बुनियाद पे करो कि हमने माजी में जो कुछ किया है उसकी बुनियाद पे। माजी में आप लोगों ने क्या किया है, आज का जो हाल है वो माजी की वजह से, क्या 3 सालों में ये मुल्क का हाल हो गया या 4 सालों में ये मुल्क का हाल हो गया? ये 76 साल के आपकी डिस्टॉर्शन है, और कम से कम 40 साल से आपने इस मुल्क को जो है वो अपना गिरवी रखा हुआ है अपने इख्तियार के अंदर, और आप जो है हर सूरत में इस मुल्क को जब आते हैं इस मुल्क को लूटते हैं, और लूटने के बाद लूट का माल जो है आप जहाजों में, कंटेनर्स में भर के मुल्क से बाहर ले जाते हैं, और आज आप पाकिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आ रहे हैं। आपकी जायदादें बाहर हैं और आप उन जायदादों को बाहर बढ़ाने के लिए इस मुल्क के अवाम को मजीद
लूटना चाहते हैं, इस मुल्क को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। इसलिए मुल्क के इशू पे आप बात नहीं करते, मुल्क को, आवाम को बेवकूफ बनाने के इशू पे आप बात करते। तो अब्दुर्राहीम साहब, इस वक्त ओवरऑल अगर हम पिछले 15 साल में 3 जमातों की भी कारकर्दगी देखें तो तीनों ही जमातों ने माशी मैदान में तो कम अज़ कम पाकिस्तानी कौम को मायूसी किया है, और अब इनके अलावा पाकिस्तानी कौम के पास आगे अगले इंतखाबात में, जिसमें 15 दिन रह गए, कोई और ऑप्शन भी नहीं है, ऑल्टरनेट ऑप्शन तो इस वक्त मौजूद ही नहीं है। तो इन्हीं को अपनी इंटेंशन या अपनी विल को, अपनी नीयत को ठीक करना पड़ेगा, तब्दील करना पड़ेगा, वरना फिर पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं उनका हल तो पिछले 15 साल में भी नहीं निकला है, जबकि हर एक असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी की है। देखिए, मैं तो ये आपने बड़ा पिन डाउन किया है सारी सिचुएशन को। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने बहुत क्लियरली कहा है कि इस वक्त ये जो सियासतदान है ये काबिल इस्लाह नहीं है। अच्छा, इन जो है ये चाहते ये हैं कि इनको एक, जैसे मतलब इन्हें इक्तदार में बिठाया भी जाए और इनके इक्तदार को चलाया भी जाए, इनकी लूटमार को बर्दाश्त भी किया जाए, और उसके बाद क्योंकि ये जमहूरियत के ठेकेदार हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा जमहूरियत के जरिए माल बनाया है, उस माल की ताकत से ये अंगूठा लगा के पाकिस्तान के अवाम की गर्दनों पे अपने आप को नाफिज करना चाहते हैं। हाँ, आपकी बात ठीक है कि इस वक्त जो ऑप्शंस है उसमें से 2 तो अब तो रेफरेंडम ही रह गया ना, बाकी तो उन्होंने बाकी लोगों को तो सारों को इंडिपेंडेंट कर दिया और वो चाहते हैं कि उन्हीं में से किसी एक को मुंतखब कर लिया जाए। अब इसका इलाज जो है, मेरा ख्याल ये है कि पिछले जो 18-14 साल का वक्त गुजरा है उसके अंदर जो हमने सीखा है वो ये है कि रिसेंट पास्ट में जो एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुल्की इदारे और मुल्की आवाम कर रहे हैं, वो है, मैंने फिर वही बात करूँगा कि SIFC का इनिशिएटिव जो है उसमें उठाए गए इक़दामात जो हैं उनको सारी पार्टियों को मैंने पहले भी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात की थी, मैंने मुल्क के अंदर तमाम सियासी पार्टियों का पॉलिटिकल और ज़ाती मफादात से बालातर होकर मुल्की मफाद में इकट्ठा चलने की बात की थी, और मैं दोबारा उसी बात को कर रहा हूं। और उस वक्त भी मैंने ये इशारा किया था कि जो कुव्वतें SIFC को लेके चल रही हैं, मुल्क की स्याह मईशत को सफेद कर रही हैं, मुल्क के जो माशी और मुल्क के तरक्याती अमूर जो हैं उनमें से डिस्टॉर्शंस को निकाल के उनको मुल्क के और कौम के मफाद में ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का वो था जी सोच होगा जो इसकी जो थी स्ट्रक्चरिंग ऑफ द FBR। तो दुरानी साहब, आपने तो बड़ी संजीदगी के साथ काम किया और तमाम स्टेक होल्डर्स को आप एक मेज पर बिठाना भी चाहते थे, तो फिर आप क्यों मायूस हो गए? रुकावट कहाँ से पैदा हुई? कौन नहीं था इस कौमी हुकूमत के लिए या पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालने के लिए, पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने के लिए? देखिए, आप लोग तो इसको और तरफ ले जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं, उधर ले जाते हैं। मैं लेकिन इस मामले में एक प्योर पॉलिटिकल माइंड रखने वाला पॉलिटिकल आदमी हूँ। मेरी ये सोच है कि अगर सियासतदान ये फैसला कर लें कि हमने आपस में नहीं लड़ना और हमने मुल्की मफाद में इकट्ठा होना है, तो कोई एस्टैब्लिशमेंट उन्हें इस काम से नहीं रोकेगी। अगर आज मियां साहब ये फैसला कर लें कि जी हम मुल्क के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहते हैं और हम आने के बाद जो है सब मिलके कम से कम 5, देखिए आज के हम हालत जंग में है। आप देख लें इंडिया का जो ये रिसेंट इनिशिएटिव है, ये क्या है? ये जंग नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, और क्या है? मैं यही बात बार बार कह रहा हूं, और मुझे कहते हैं कि आपकी हैसियत क्या है? आपकी, भाई मैं अपनी हैसियत जानता हूं कि मैं आम आदमी हूं, और आम आदमी की हैसियत जो है इस मुल्क में वही है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। मुझे कुछ ना बताओ, अपनी औकात देखो, अपने अमाल देखो, अपना माजी का किरदार देखो, अपनी माजी की परफॉर्मेंस देखो, अपने हाल के लिए मंशूर देखो। तुम्हारे पास आज का कुछ नहीं है, सब कुछ माजी का है, और माजी का भी झूठ और धोखा और फरेब के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम 4 साल पहले की कामयाबियों को गिनाते हो, 4 साल पहले भी मुल्क का वही हाल था जो 4 साल बाद है। और आज जो थोड़ी बहुत इस्लाह हो रही है वो इसलिए हो रही है कि चीजों को स्ट्रक्चर करने की कोशिश की जा रही है, चीजों को एक डिसिप्लिन में लाने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये समझता हूं कि अगर सियासतदानों पर अवाम का दबाव बढ़ता जाएगा, अभी बहुत बढ़ चुका है दबाव, और मतलब ये समझते हैं कि जी
हम पुलिस के जरिए और इंतजामिया के जरिए जो है पूरी अवाम की राय को जो है वो अपनी मर्जी पे ले आएंगे और सब कुछ हमारी मर्जी से हो जाएगा, मुझे इसमें शक है। अवाम जो है वो इस वक्त इन लीडरशिप की शक्लों से उनका, और ये जो आपस में नूरा कुश्तियां करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, ये सब एक है अंदर से। अच्छा। इनका एजेंडा है कि आप देख लेंगे। तो दुरानी साहब ये कह रहे हैं कि जिस इस्लाह की अभी एक शुरुआत हुई है तो ये 8 फरवरी के बाद तो फिर यही चेहरे मुख्तलिफ हमें पोजीशंस पर बैठे हुए नज़र आएंगे और यही फिर इस निज़ाम को रन करेंगे। तो ये फिर ये जो अभी शुरुआत हुई है इस्लाह की, हमें तो बड़े पैमाने पर इस्लाहात की ज़रूरत है। ये सिलसिला चलता रहेगा, आगे ये इस्लाहात होती रहेंगी, निज़ाम में कोई बेहतरी की उम्मीद है, या फिर हमें इन्हीं पर रिलाय करना पड़ेगा, अगले 5 साल भी इसी तरह रोते धोते गुजर जाएंगे? देखें जी, मैं समझता हूं कि अगर इन पे रिलाय किया तो फिर तो ना सिस्टम चलेगा और ना मुल्क चलेगा। आपको इस सूरत हाल में जो अब जिन इंतखाबात की तरफ हम जा रहे हैं, इन इंतखाबात के अंदर हुकूमत बनाने वालों को ये जो अगर ये लोग हुकूमत बनाते हैं जो अपने आप को अगली हुकूमत साबित करें, तो इसका मतलब है कि उनकी हुकूमत जो है वो फेयर एंड फ्री तो होगी नहीं, वो तो रेफरेंडम के जरिए बनेगी, इलेक्शन कमीशन के ताउन से और इंतजामिया के ताउन से। इसलिए उनको उनकी लिमिट्स में रखना बहुत जरूरी होगा। और वो पीडीएम की एक नई शक्ल होगी, पीडीएम की शक्ल ही होगी। देखें जी, अभी वो कह रहे हैं जी ज़रदारी साहब, मैं कल बता रहा था, मैंने कहा ज़रदारी साहब को फोटो आप सदर के उसमें फिट कर दें फ्रेम में, और मियां साहब की फोटो आप फिट कर दें वजीर आजम के फ्रेम में, आप दुनिया को ये फ्रेम जाके दिखाएं तो दुनिया में क्या। लेकिन दुरानी साहब, इस वक्त जो बिलावल साहब जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, तो ऐसा बज़ाहिर तो नहीं लग रहा कि ये इंतखाबात के बाद एक साथ बैठेंगे या ये तलखी खत्म हो सकेगी। वो तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली नवाज शरीफ को हिट कर रहे हैं। मैं इसका तो इसके जवाब में तो मैं शर्म मगर तुमको नहीं आती, ठीक है। मतलब ये है कि कल तक तो एक दूसरे की तारीफों में पुल नहीं बांध रहे थे, जमीन से आसमान तब कलाबे मिला रहे थे, एक दूसरे की बगल में बैठे हुए थे और एक दूसरे से मफादात हासिल कर रहे थे। आज जो है अवाम को बिल्कुल, अब मैं बड़ा बुरा लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूँ, अवाम को ये जो समझते हैं, मतलब ये उल्लू समझते हैं हमें, कि हम आज की आपकी एक तकरीर जो किसी कॉपी राइटर ने लिखी हुई, जो तुम्हें पढ़नी भी नहीं आती है अपनी जबान में, उसको सुन के मैं मान लूं कि तुम आपस में मुखालिफ हो गए। और मैं आज बता रहा हूं कि सदर ये ज़रदारी साहब को बनाएंगे और वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को बनाएंगे, और अगर ये हो गया तो उसके बाद का क्या हाल होगा वो आप सुनो, लोग कहेंगे 10 to 100। अच्छा, और दुरानी साहब, मैं इस पर भी थोड़ी सी आपकी राय चाह रहा हूँ कि आप चूंकि मियां नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट कह रहे हैं नून लीग की तरफ से, लेकिन कुछ हल्कों से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा के नाम से मुताल्लिक भी गौर किया जा रहा है और एक राय पाई जाती है, और इस पर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी मियां नवाज शरीफ साहब का है। इसमें कौन सी फर्क क्या हुआ? मैं वही बात कर रहा हूँ भाई। बात तो ये है कि आपने अपना मंशूब मुल्क के पूरे जो अवाम है, मुल्क की पूरी पार्टियां हैं, कहीं कुछ नहीं है सवाए खानदान के। शर्म है, ये तो शेम डेमोक्रेसी है, ये तो मरूसियत के गलाजत में लुथड़ी हुई डेमोक्रेसी है, जिसके अंदर क्या है आपको शर्म भी महसूस नहीं आती। मैं शहबाज साहब को ही कह देते तो मैं कहता थोड़ा सा मेरिट होगा, चलो उनका तजर्बा भी है, लेकिन वो तो बादशाहत है, ये जमहूरियत तो नहीं है, ये तो बात। वो 16 साल में उस तजुर्बे का तो जो नतीजा निकला वो पूरे पाकिस्तान ने देखा है फिर पीडीएम की हुकूमत में। तो 16 साल में पीडीएम के शहबाज साहब से पूछ लें, वो कहते हैं कि सारा काम मियां साहब चलवाते थे मेरे से। वजीर खजाना भी उन्होंने दे दिया, मुझे किसी काम को करने से पहले उससे इजाजत लेनी चाहिए, हर एक का अपना। बात तो सिंपल ये है कि उन्होंने कुछ किया नहीं किया मेरा ये इशू नहीं है, मैं उनके दौर से मुतमईन नहीं हूं, वरना हम उनके साथ होते। बात सिंपल सी है, उन्होंने भी वही कुछ किया जो इन्होंने करना था, सब कुछ वही कुछ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई पार्टी के अंदर मेरिट हो तो पार्टी में क्या कोई दूसरा फर्द नहीं है? खानदान के चंद मतलब नौजायदा और मतलब सियासत में नौवारद जो है बच्चों के अलावा, यार हमें हम इतने गुलाम हैं कि हमें बच्चों के कदमों तले रौंद दिया जाए। ठीक है, कई दहाइयों से सिलसिला चलता चला आ रहा है मौरूसियत का सियासी जमातों में, कब खत्म होगा ये अभी भी कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब, सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो भारतीय मदाखलत के जो शवाहिद सामने रखे गए हैं उससे भारत का चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। इसी की कुछ मजीद तफसील शामिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आज एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब से भारत को बेनकाब कर दिया गया। भारत की वो कार्रवाई जिसमें उसने पाकिस्तान के उन शहरियों को कत्ल किया जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए उनके हक़ में आवाज़ उठाई और भारत की बर्बरियत को पूरी दुनिया के सामने लाने में अपना एक किरदार अदा किया। एक तवाना आवाज़ थी और उस आवाज़ को दबाने के लिए फिर भारत ने जो ये मज़मूम कार्रवाई की उसके पूरे शवाहिद आज पाकिस्तान ने दुनिया भर के सामने रख दिए हैं। लेकिन भारत की ये कोई पहली मदाखलत नहीं है। इस तरह की अनगिनत कार्रवाइयाँ भारत न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दीगर कई ममालिक में भी कर चुका है। अभी लोग भूले नहीं हैं हरदीप सिंह नजर के कत्ल को, जो कि कनाडा में हुआ था। उस पर कनाडा की जानिब से भी और वहाँ की हुकूमत की जानिब से भी बड़ा सख्त इक़दाम उठाया गया था और दुनिया भर के कई ममालिक ऐसे हैं जो कि भारत की इन तकरीबी कार्रवाइयों से मुतासर होते हैं। अब इस वक्त जब ये कार्रवाई सामने आई है तो अब दुनिया के सामने इस मुकदमे को किस तरह से रखा जाए और भारत के इस मकरू चेहरे को दुनिया के सामने तो पाकिस्तान बेनकाब कर चुका है, लेकिन अब क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या भारत का सिफारती बाइकॉट आलमी सतह पर करवाने के लिए कन्विंस किया जा सकता है बड़ी ताकतों को, और ये सिलसिला आगे किस तरह से आगे कहाँ तक जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर कमर तज्जियाकार हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब और डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। ये जो भारत झूठे प्रोपेगेंडे अपने करता है, हकीकत दरअसल कुछ और होती है। आज जब पाकिस्तान ने बात की है तो आप देखें साइरस काजी साहब के पास पूरे शवाहिद थे, पूरे सबूत थे, वो तमाम नाम मौजूद थे, उनके जो जिन नामों से वो ये कार्रवाइयाँ कर रहे थे, जो नेटवर्क था वो पूरा का पूरा आज उन्होंने सारी तफसील भी बताई है। तो ये कितनी अहमियत के हामिल शवाहिद थे इस वाक़े से मुताल्लिक? देखिए, इसमें सिर्फ जो काजी साइरस साहब ने जो चीज़ें बताई हैं वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इससे पहले अमेरिकन एंड कैनेडियंस तो पहले ही बता चुके हुए हैं कि जनाब भारत की इन्वॉल्वमेंट है अमेरिका के अंदर एक नेटवर्क को बनाने में जिससे वो सिखों को कत्ल करना चाहते हैं। कनाडा के अंदर एक नेटवर्क मौजूद है जो कि ऑलरेडी वहाँ पे एक सिख रहनुमा को कत्ल कर चुका हुआ। सो ये नेटवर्क जो अमेरिका और कनाडा में मौजूद था, एक वैसे नेटवर्क जो है वो इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी बनाना चाह रहा था। और वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ पाकिस्तानियों को बाहर हायर किया और वो पाकिस्तान के अंदर वो कार्रवाइयाँ कर रहे थे। सो इसमें दो चीज़ें समझने की है। पहली बात तो ये है कि आज आपको पता है फ्रांस के सदर जो हैं वो भारत आए हुए हैं रिपब्लिक डे पे। ये बेसिकली अमेरिकी सदर ने आना था, लेकिन जब भारत ने अमेरिका के अंदर ये कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की और अमेरिकन को इसका पता चला तो उन्होंने ये ट्रिप जो है वो कबूल ही नहीं किया, इसके इनविटेशन को कबूल नहीं किया अमेरिकी सदर ने, वरना आज अमेरिकी सदर ने इंडिया के अंदर मौजूद होना था। अब एक तरफ पाकिस्तान ने जो चीज़ें खोल के रखी हैं दुनिया के सामने, जिसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, सारी दुनिया को बताया है कि किस तरह ये चीज़ें हुई हैं। मैं समझता हूँ एक तरफ फ्रांस के सदर जिसको इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर शो करना चाहता है वो अपनी वो चीज़ें हाईलाइट होंगी, और आज पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी खारजा ने विद एविडेंस चीज़ें शेयर की हैं इंटरनेशनल मीडिया के साथ और पाकिस्तानी मीडिया के साथ, मैं समझता हूँ दोनों चीज़ें इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जाएंगी और जो भारत का जो सॉफ्ट इमेज दिखाने का वो जो सारा एक ड्रामा है वो उसके सामने दुनिया के सामने आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान तीनों मुल्कों के अंदर एक ही पैटर्न है, और वो पैटर्न ये है कि वो एलिमेंट्स जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ हैं, वो एलिमेंट्स जहाँ पे वो समझते हैं कि उनको पॉलिटिकल बेनिफिट होगा अगर आप सिखों और मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं, तो मैं समझता हूँ वो इन चीज़ों में वो बड़े जो है ना उस पैटर्न को भी पकड़ लिया गया है। एक तरफ देखिए भारत इस वक्त इम्पोर्टेंट मुल्क है, सारी दुनिया भारत आना चाहती है, उनकी इकोनॉमी बेहतर है, लेकिन ये जो फैक्टर है मैं समझता हूँ इसमें इंडिया जो है वो अमेरिका, कनाडा में भी एक्सपोज हो गया है। सिर्फ पाकिस्तान के साथ इंडिया के मसले हैं, लेकिन कनाडा और अमेरिका के साथ तो मसले नहीं थे। सो ये पैटर्न एक्सपोज हो गया, मैं समझता हूँ। और डॉक्टर साहब ये इस पैटर्न के एक्सपोज होने से जब जो बाइडन का ये दौरा मनसूख हुआ और फिर क्वाड की मीटिंग जो कि इंडिया में प्लान थी वो भी फिर अब अपना उसका शेड्यूल भी ख़त्म कर दिया गया। अब ये किस हद तक इंडिया पर ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है और आलमी सतह पर कितना इसको नुकसान उठाना पड़ेगा, इस पर आप भी कमेंट कीजिएगा। लेकिन पहले मैं बाबर साहब की तरफ जरा जाऊँगा ये सवाल लेकर के। बाबर साहब, एक तो ये जो आज की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, भारत का चेहरा, उसका नेटवर्क एक बार फिर पूरी दुनिया में बेनकाब हुआ। अमेरिकी सदर का भारत का दौरा ना करना उस रिपब्लिक डे पर, जो कि हफ्तों पहले उसकी दावतें दे दी जाती हैं, और इंडिया का अमेरिका का इनकार इंडिया को, कितनी अहमियत का हामिल है इस वक्त?
जी, जहाँ तक जो बाइडेन का अमेरिका का दौरा, इंडिया का दौरा ना करना रिपब्लिक डे के ऊपर, बिकॉज रिपब्लिक डे आपको होता है हर साल ये बड़ा इंपॉर्टेंट इनका डे होता है, उसमें अपने मिलिट्री पावर ये शो करते हैं और हर साल ये कोशिश करते हैं दुनिया के किसी बड़े मुल्क के सरबराह हुकूमत या सरबराह मुमलकत को वहाँ पर मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाएं। अब जो बाइडेन के इनकार करना एंड टाइम पे मेरे नज़दीक तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जितनी मर्जी वो इसको छुपाने की कोशिश करे, बट सफारती सतह पर उनको एक बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा है और अल्टरनेट के तौर पे उन्होंने फिर अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुलाया। ये तो एक तरफ है, लेकिन जहाँ तक दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग का ताल्लुक है, उसमें जिन बातों का जिक्र किया गया, देखें हिंदुस्तान की ये फैशिस्ट गवर्नमेंट है जो कि पिछले 10 साल से वर्षन इक़्तिदार है, अभी तीसरी टर्म वो लेने की कोशिश कर रहे हैं और ओपिनियन पोल्स बताते हैं कि शायद इस दफा वो जीत जाएगा। इनका एक अपना वतीरा रहा है। वैसे तो रॉ की एक्टिविटीज पाकिस्तान में शुरू से ही किसी न किसी शेप में रही है, पर ये लेटेस्ट पैटर्न है, इसी पैटर्न का जब उन्होंने कनाडा में इसी पैटर्न के तहत सिखों को टारगेट किया, अमेरिका में करना चाहा, पहले पता लग गया, उनके लिए एम्बैरेसमेंट हुई और पाकिस्तान में वही पैटर्न है। अभी ये पैटर्न तो एक कोई मेरे नजदीक बहुत नया पैटर्न नहीं है, बट डेफिनेटली अनफोल्ड अभी ये हो रहा है। उनका तरीकाकार ये है कि तमाम वो लोग जो कि इस इंडियन रजीम को क्रिटिसाइज करते हैं वन वे और दी अदर, उनको टारगेट किया जाए। अभी 2 पाकिस्तानियों को इसलिए टारगेट करना कि वो इनकी जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत है उसको वो उजागर कर रहे हैं। उजागर करना उनका राइट है, लोग दुनिया में अखबारों में लिख रहे हैं, बहुत अरसे से कह भी रहे हैं कश्मीर इज अ फ्लैश पॉइंट, एक डिस्प्यूटेड इशू है। तो इसके ऊपर इंडिया का इस तरह का काम करना और टारगेट क्लिंग करके हाइड लोगों के जरिए 2 पाकिस्तानी को निशाना बनाना किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का केस इस दफा पहले के निस्बत डिफरेंट है। हमारा केस मॉरली स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज अभी सिर्फ हम निशाना नहीं बने, दुनिया के बड़े ममालिक इसका निशाना बन रहे हैं और अमेरिका और कनाडा में तो ये चीजें अनर्थ हुई हैं। बट इसी तरह की शिकायत दूसरे यूरोपियन और वेस्टर्न कैपिटल्स में भी हैं, जो बहुत बड़ी कम्युनिटी सिख कम्युनिटी रहती है। इंग्लैंड में वो भी अपने आप को अनसेफ फील कर रही है, और न सिर्फ सिख बल्कि जो इनके क्रिटिक्स है नरेंद्र मोदी के, जो कि दुनिया में इनको एक्सपोज करते हैं, वो सारे के सारे अपने आप को बहुत ज्यादा इस वक्त खतरा महसूस करते हैं, अनसेफ महसूस करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जैसे लोग जो होते हैं, जो उनका तरीकाकार यही होता है, अपने मुल्कों के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। चाहे इंडिया दुनिया का एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी इकोनॉमी है, अब जो पैटर्न इंडिया के आहिस्ता आहिस्ता तमाम ममालिक में अनफोल्ड होते जा रहे हैं चूंकि, लेकिन इसके बावजूद हम कहीं सिफारती सतह पर क्या भारत को नुकसान होते क्या देख रहे हैं? जब पाकिस्तानी कहता है कि अब आलमी सतह पर भारत का मुहासबा होना चाहिए, तो फिर ये ऑफिशियल वर्जन सेक्रेटरी खारजा की तरफ से सामने आता है पाकिस्तान का, तो इससे क्या मुराद ली जाए? क्या हम बड़ी ताकतों को कह रहे हैं कि अब आप अपने सिफारती ताल्लुकात पर थोड़ा सा जरा रिव्यू करें, अपनी पॉलिसीज को आप थोड़ा सा देखें, अब आपको थोड़ा सा भारत की सपोर्ट से हाथ उठा लेना चाहिए? इससे मुराद क्या लीजिए? बड़ी ताकतों को हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो बहुत देर से इस चीज को आश्कार कर रहे हैं, दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी शिकायत पुरानी है, एविडेंसेस देते चले आ रहे हैं, डोजेस भी हम पेश करते चले आ रहे हैं, लेकिन फॉर रीजन जो कि हम सबको पता है वो हमारी बात पे गौर नहीं करते। अभी हमारी से बात निकल के आप लोगों के मुल्कों तक जा चुकी है, आपके शहरी निशाना बन रहे हैं, आपके बोनाफाइड सिटीजन निशाना बन रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट लोगों के दिलों में अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है। आपको हमारी बात अभी माननी पड़ेगी, आप मानेंगे तो आपकी बेहतरी, अगर आपने ना मानी तो इससे इंडिया को शय मिलेगी, फिर दूसरे ममालिक भी इसी की जद में आएंगे। कोई ये जो रॉ जैसी जो तंजीमें हैं, जो सीक्रेट एजेंट्स, बीजेपी जैसे जो फैशिस्ट रेजीम्स होते हैं, ये रुकने वाले नहीं होते। तो आई एम श्योर कि दुनिया ये बात हमारी सुनेगी। पहले से केस डिफरेंट है, हमें अपनी एक ऑफेंसिव डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया को बताना चाहिए और हमें बिल्कुल इसमें कोई डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। बड़ी अहम आप गुफ्तगू कर रहे हैं। तो कमर चीमा साहब, यही सवाल मेरा आपसे कि आलमी सतह पर ये मुहासबा कैसे हो सकता है? मसलन अमेरिका के सदर ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया, सिफारती ताल्लुकात को क्या महदूद किया जा सकता है? क्या ट्रेड को महदूद किया जा सकता है जिससे फिर भारत की मईशत को नुकसान पहुँचना शुरू हो? देखिए, इसमें क्वेश्चन ये नहीं है कि आपने भारत की मईशत को क्या नुकसान पहुंचाना है। क्वेश्चन ये है कि अगर भारत मईशत में काम अच्छा करता रहेगा तो वो उधर डिलीवर करता रहेगा, लेकिन अगर वो अपने नेबर्स के साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आएगा तो उसकी वो चीज़ एक्सपोज हो जाएगी। इसमें अगर आप देखें, अगर अमेरिका ने जो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात ये ख़राब हुए हैं या भारत और कनाडा के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, तो कनाडा और अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड नहीं बंद कर दी। चीज़ों को जिस पैराए में होता है, मेरा ख्याल है उसी में कॉन्टेक्चुअलाइज करना चाहिए। और आपने डिप्लोमेटिकली इंडिया को स्नब कर दिया। जो बाइडेन ने
इससे बड़ी और क्या इंसल्ट हो सकती है। उसके बाद एक कोल्ड शोल्डर दिखाया, इससे बड़ा क्या हो सकता है। कनाडा ने इंडिया के जो रॉ के जो स्टेशन हेड थे उसको निकाल दिया, अमेरिका ने रॉ के स्टेशन हेड को वॉशिंगटन से निकाल दिया। इस वक्त रॉ की कोई प्रेजेंस नहीं है नॉर्थ अमेरिका में। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि जब इस लेवल पे चीजें आ जाएं तो इसका मतलब है कि आपने चीजों को कंपार्टमेंटलाइज कर लिया। एक तरफ आप अमेरिका के साथ कारोबार भी करेंगे, कनाडा के साथ भी कारोबार करेंगे, लेकिन जहां पे प्रॉब्लम है आप वहां पे हाईलाइट करते हैं। सो इंडिया को कि डेफिनेटली इसमें एक्सपोज जरूर हुआ है, लेकिन कारोबार और बाकी चीजें चल रही हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इसी चीज मॉडल को फॉलो करना चाहिए कि जहां पे चीजें खराब है उनको जरूर हाईलाइट करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत की वैल्यू या वर्थ ओवरनाइट कम हो गई है। वो अपनी जगह पे खड़ी हुई है, लेकिन इससे उनकी इमेज बिल्डिंग में क्वेश्चन आ गया है। अब दुनिया ने उनको इस एंगल से भी देखना शुरू कर दिया है कि ये किस तरह दूसरे मुल्कों में घुस के अपने सियासी मफाद के लिए लोगों को मार सकते हैं और अपने ही लोगों को मार रहे हैं, या अपने जो ऑपोजिट जो ग्रुप्स हैं उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जो एंगल है इंडिया का, ये सामने आया जिसकी वजह से वेस्टर्न ममालिक ने भारत के हवाले से अपना जो प्रिज्म है, जो एंगल है, वो बदला है। पहले वो समझते थे हम तो जी गांधी के मानने वाले हैं, हम तो नॉन वायलेंट हैं, हम तो बहुत अमन के साथ रहते हैं, लेकिन अब पता चला है कि नहीं, ये चीजें भी वो करते हैं और ये चीजें दुनिया के सामने ऑटोमेटिकली आ गई हैं। अब मैं समझता हूँ इस पे मजीद एक बहस जो है वो होगी, दुनिया इस पे बात करेगी और मसाइल जो है वो सामने आएंगे। सही। और बाबर साहब, ज़ाहिर है कि अभी पाकिस्तान में चूंकि अभी 2 हफ्तों के बाद इलेक्शन भी हैं, जब भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले वाला एक टाइम होता है या भारत में इलेक्शन से पहले वाला एक टाइम होता है, तो वहाँ पर तो पूरी कैंपेन्स हम एंटी पाकिस्तान बयानिए पर देख रहे होते हैं। और नरेंद्र मोदी ने भी जो कामयाबियाँ हासिल की हैं वो इसी नैरेटिव को लोगों में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट किया, लोगों में इस तरह के जज्बात उभारे और उसके बाद फिर वो कामयाब हुए हैं। तो ये फिर ओवरऑल अगर इस माइंडसेट को नहीं चेंज किया जाएगा तो फिर किस तरह से इन कार्रवाइयों पर इसको कंट्रोल किया जा सकता है या इनको रोका जा सकता है? मैंने कहा कि जहां तक इंडियन इलेक्शंस का तल्लुक है, वहां पर हमेशा इलेक्शन से पहले एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली वहां पर एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बिकता है, उसके ऊपर कैश ऑन करने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटली स्टेट है सेंट्रल इंडिया में, हम ऐसा नहीं करते और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, ये सवाल मैं आपकी तरफ ही लेकर आता हूँ कि वहाँ पर तो हम पूरी इलेक्शन कैंपेन जब इस माइंडसेट पर होते देखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बात की जाती है, एक आम आदमी के जहन में भी ये एक जहर को घोला जाता है, तो ये तो ओवरऑल एक माइंडसेट बनाया जा रहा है करोड़ों लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ, जज्बात को उभारा जा रहा है। देखें, वो 2019 भी ऐसे इलेक्शन लड़ा, 2014 भी ऐसे इलेक्शन लड़ा, तो आपको पता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी किए गए। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और ये रहेंगी। और आपको पता है कि वहाँ पे इस तरह की तकसीम की सियासत होती है। वो तकसीम की सियासत पाकिस्तान के हवाले से, विद इन इंडिया हिंदू मुस्लिम डिवाइड के हवाले से, अभी एक बड़ा तबका भारत के अंदर ये कह रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी इलेक्शन लड़ने से पहले जो मंदिर बना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि देखो हमने मस्जिद गिराई, मस्जिद गिरा के हमने मंदिर बनाया, तो एक पैगाम है हिंदुओं को कि देखो मैं आपको दोबारा एक नया शनाख्त देना चाहता हूँ, नई वैल्यू देना चाहता हूँ, तो उससे हिंदू जो कि बड़ी मेजॉरिटी में 80-82% है वो मुझे वोट करेंगे। तो वो इन लाइंस पे काम कर रहे हैं, बड़ा पुराना कर रहे हैं। ऐसे जो है वो उनको समझ है कि हमने क्या करना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके जारी बात है लॉन्ग टर्म इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं मुआशरे के ऊपर। उसकी वजह ये है कि जो काम वो कर रहे हैं उससे मुआशरे में तकसीम पैदा होगी और उनको इन चीज़ों का अभी शायद बेशक एहसास ना हो, लेकिन हम अक्सर देखते हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। सो इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ देर सामने आएंगे। सोसाइटियल अनरेस्ट पैदा होता है इन चीज़ों से। जब एक बड़ी सोसाइटी जो अपने आप को 75 साल सेकुलर कहते रहे और बाद में जी उनको 75 साल बाद पता चला है कि हमें एक हिंदू रियासत बनना है,
पाकिस्तान को ये चीज़ 1947 में पता चल गई थी कि पाकिस्तान एक मुसलमान रियासत है। हमने यहाँ पे बाद में क्या किया क्या नहीं किया वो एक अपनी एक बात है, लेकिन इंडिया को 75-76 साल बाद समझ आई है कि हमने एक हिंदू रियासत बनना और हमारे बड़ों से गलती हो गई। मैं समझता हूँ ये जो चीज़ें हैं ये इंडिया के अंदर एक प्रॉपर एक बहस जनरेट हो चुकी है। राइट नाउ एक कंट्रोल है वज़ीर आज़म मोदी का मीडिया के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर, इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर। तो उन चीज़ों को फॉर अ मोमेंट तो वो कर रहे हैं, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी नहीं रहते वहाँ पे वो इलेक्शन लगता है जीत जाएंगे। अगर वो नहीं जीतते और उसके बाद जो गवर्नमेंट्स आई हैं तो तोड़फोड़ मजीद होगी मुआशरे के अंदर, जो कि जारी बात है विजिबल होगी, पता चल जाएगा। सही। तो बाबर अलाउद्दीन साहब, ये अगर अगले इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को नहीं कामयाबी हासिल होती तो फिर आप कोई इस सोच की तब्दीली, इस पॉलिसी की तब्दीली आने वाले दिनों में कोई एक कुछ मुख्तलिफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं भारत से? जितना भारतीय मुआशरे को नरेंद्र मोदी ने इंतहा पसंदी की तरफ लगा दी है और जितना इंतहा पसंदी की बुनियाद पर सियासत करके हिंदू फंडामेंटलिज्म को उसने उजागर किया है, और इससे तो इंडिया को नुकसान लॉन्ग रन में तो होने वाला है। सारी उम्र तो नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी ने नहीं रहना, लेकिन जो भी गवर्नमेंट इसके बाद आएगी उसके लिए डेफिनेटली मुश्किलात होंगी। डॉक्टर साहब, ये अब अगर ज़ाहिर इसी गवर्नमेंट की कंटिन्यूएशन रहती है और इसी सोच को नरेंद्र मोदी अपने मुल्क में परवान चढ़ाते रहते हैं तो फिर ये आने वाले 5, 8, 10 साल बाद, 15, 20 साल बाद किसी और को तो गवर्नमेंट में आना है। कितना नुकसान भारत का इस दौरान हो जाएगा नरेंद्र मोदी की सूरत में? देखिए, दो तरह के हैं चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इंडिया एक मजबूत रियासत बन रहा है, फाइनेंशियली इकोनॉमी मजबूत बन रही है, बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन ये जो सोसाइटियल इनसिक्योरिटी है ये भी बढ़ रही है। देखिए, जब भी मुल्कों के अंदर मजहबी बुनियादों पे तकसीम पैदा होती है, मुआशरती बुनियादों पे तकसीम पैदा होती है, तो हालात, वो जो लड़ाइयाँ होती हैं वो गली मोहल्ले में चली जाती हैं। सो आज के ज़माने में जो बड़ा मसला है, अगर आप लसानी बुनियादों पे, मजहबी बुनियादों पे तकसीम पैदा करते हैं तो उससे लॉन्ग टर्म उसके नुकसानात होते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म मुखालफतें जनरेट होती हैं। दूसरी तरफ अगर आप इकोनॉमिकली मजबूत भी हैं तो वो कल को कमजोरी में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि जब मुआशरा लड़ने लग पड़ता है तो तरक्की नहीं हो पाती। सो मैं समझता हूँ इन चीज़ों पे अगर देखा जाए तो इंडिया एक इस वक्त तो लग रहा है तरक्की कर रहा है, एडवांटेजेस है, लेकिन अगर वो लसानी और मजहबी बुनियादों पे तकसीम पैदा करते रहते हैं और वो समझते हैं कि मेजॉरिटेरियन, हिंदू मेजॉरिटेरियन स्टेट वो बना के वो कंट्रोल कर लेंगे फॉर लॉन्ग टर्म और इसी तरह चलेंगे और इंडिया को, तो मेरा ख्याल है ये शायद अगर ठीक है। चलें डॉक्टर साहब, पॉइंट आपका आ गया। बाबर साहब भी चूंकि रिकनेक्ट हो गए। जी बाबर साहब, आपका पॉइंट अधूरा रह गया था। जी, मैं ये कह रहा था कि जो नरेंद्र मोदी जैसे हुक्मरान होते हैं, जो बीजेपी जैसी पॉलिसीज होती हैं, वो मुल्कों के लिए बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं, सोसाइटी की बुनियाद हिला के रख देते हैं। आज तो शायद वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसने हिंदू मेजोरिटी को खुश करने के लिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट को अपने तरफ राग़िब करने के लिए राम मंदिर की बात होगी या मुख्तलिफ चीज़ें, इक़दामात ऐसे किए। और देखें कि जो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर दोबारा से तामीर किया गया, तो एक मैसेज सोसाइटी को अपनी दिया, वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ को इन्वाइट किया गया, दूसरे माशरे के मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से बड़े बड़े लोग जिनके बड़े बड़े नाम है, फेम के, वो लोग आए हुए थे। वक्ती तौर पर तो उसको नज़र आ रहा है कि शायद इसका फ़ायदा, बट डेफिनेटली इंडियन सोसाइटी को आने वाले टाइम में इसका नुकसान होगा। इतनी बड़ी तकसीम जब हो जाए तो उस तकसीम को अंडू करना इतना ईज़ी नहीं होता। भारतीय माशरे को इसका बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब, डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।